नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे द न्यूज़ अड्डा 24 चैनल में और मैं हूं आपका अपना रजत। दोस्तों, आज हमारे साथ जिला शाहजहांपुर की विधानसभा ददरौल से कांग्रेस से प्रभारी बैठे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आने वाले 2022 के चुनाव में पार्टी की क्या रणनीति है और किन मुद्दों पर इस बार का जो चुनाव है वो लड़ा जाएगा। ये इन तमाम चर्चाओं पर आज हमारे साथ हैं तनवीर सफदर जी। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पार्टी की रणनीति साफ है, चूँकि हमारी कांग्रेस पार्टी जी जो हमेशा से वो विकास की बात करती चली आई है और विकास के कई आयाम उसने स्थापित किए हैं, उसी पे बात करेगी और उसी पे चुनाव लड़ेगी। जी, आपको क्या लग रहा है इस बार का 2022 का चुनाव कुछ बदलाव लेकर आएगा? आज देश का बच्चा बच्चा जागरूक हो रहा है और अपनी जागरूकता को समझते हुए हर चीज़ पर ध्यान देता है। उसमें चिंतन की क्षमता आ गई है और वो ये जानना है कि आज़ादी से आज तक उसको किसने क्या दिया। जब वो जिधर भी नज़र उठाता है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, आईआईटी हो, हॉस्पिटल हो, जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आईआईएम जैसी संस्थाएं देने का काम किया हो, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, एक से एक डेवलपमेंट देने का काम किया हो। आज हमारे हाथ में आपका जो आज हर इंसान की ज़रूरत बन गई है टेक्नोलॉजी, इसको भारत में लाने का काम अगर कंप्यूटरीकृत का किसी ने किया तो राजीव गांधी जी ने किया। आज जो ये गांव के रास्ते से आप चल कर आए हैं, पंचायत राज का स्थापना करके जो गांव-गांव तक विकास पहुंचाने का काम किया वो कांग्रेस ने किया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आज देश का निर्माण करने का अगर किसी ने काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। और अब ज़्यादा लोगों में चिंतन इस बात का हो गया कि जो 70 साल में कांग्रेस ने बनाया उसको 7 साल में बेचा जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश का एक एक ईंट न बिक जाए। इसीलिए कांग्रेस को लाना देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी भी बनती है, कर्तव्य भी बनती है और हर भारत का नागरिक अपने देश पे सच्ची देशभक्ति दिखाते हुए अपनी सारी संपत्ति की रक्षा करते हुए कांग्रेस को लेकर आएगा। कांग्रेस को लेकर। ठीक है, आप शाहजहांपुर ददरौल से प्रभारी हैं, तो आपने जो आपका क्षेत्र होगा वहाँ की कुछ प्रमुख समस्याएं नोटिस की होंगी, बाकी प्रमुख समस्याओं को उठाने का आपने काम किया होगा। तो आपको कौन सी ऐसी प्रमुख समस्या लगती है जो आप वहाँ का चुनाव जीतकर उसका निपटारा करना चाहते हैं अपने क्षेत्र का? चूँकि मैं भी गाँव से ही आता हूँ जी, और देश का और गांव का एक ऐसा रिश्ता है कि इसमें बिल्कुल संकोच कहने में नहीं होना चाहिए और ना स्वीकारने में होना चाहिए जी, कि देश का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक किसान का विकास नहीं हो सकता, जब तक क्यों देश की तरक्की का रास्ता ही खेतों से होकर गुजरता है। जी, आज विषम परिस्थितियों में देश गुजर रहा है। जिस किसान के धान की एमएसपी 1900 के आसपास है, उसका धान 8 रुपये में बिका तो किसान भूखमरी के कगार पर है, आत्महत्या करने पर मजबूर है। जी, तो सबसे बड़ी तो समस्या है कि जो बिजली, पानी, इन महंगी चीज़ों का इस्तेमाल करके जैसे तैसे अपनी फसल को उगा पाता है, अपना तन मन धन सब लगा देता है, सर्दी गर्मी जाड़े हर मौसम का मुकाबला करते हुए डटा रहता है और उसके बाद भी निर्दयी सरकार उसको उसकी ही फसल का रेट देने को तैयार नहीं है। जो भगवान कहलाता है, किसान अन्नदाता कहलाता है, किसान भारत का भाग विधाता कहलाता है। जब भारत के भाग विधाता को ही सही नज़र से नहीं देखा जा रहा तो बाकी की स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि अन्नदाता जो कि हमारा भगवान है, जब भगवान को साथ ही कटौती की जा रही हो तो देश के और लोगों के साथ क्या किया जा रहा होगा। तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य भी है और हर नागरिक का होना चाहिए कि देश के किसान को उसका सही अधिकार मिले। उसका सही अधिकार है उसकी फसल की सही कीमत मिले उसको। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, आप जब किसानों की बात लेकर आए हैं और एमएसपी तक आप जब पहुंच गए हैं तो हमारा एक सवाल है, जो भाजपा इस समय फ्री राशन वितरण, जो अन्न महोत्सव अभी कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले चलाया था, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है कि किस हद तक ये सही है? क्योंकि जब किसानों का पेट काट कर आप फ्री में अन्न का वितरण कर रहे हैं तो ये किस हद तक सही है? पहली बात तो ये पहली बार नहीं हो रही, हमेशा होता चला आ रहा है। जी, गरीब को ये कांग्रेस एक कानून लेके आई थी जी, जिसमें सबको अन्न का अधिकार मिल सके, कोई भी भूखा ना सो सके। बिल्कुल। और ये पहली बार नहीं किया जा रहा। हाँ, ये अलग बात है कि उन लोगों ने किया, ये सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं। ये 40 रुपए का अन्न हमारे दो के हिसाब से 4 यूनिट बना, जी, जिसकी 2 रुपए के हिसाब से कीमत होती है 40 रुपए। 40 रुपये। लेकिन ये 40 रुपए का अन्न, पहली ऐसी सरकार है जो 40 रुपए का अन्न 60 रुपए के थैले में रख के दे रही है। जी, जी, ये कई लोगों ने आरोप लगाया कि जो थैला है उसमें मोदी जी और योगी की तस्वीर जो छपी है वो थैले की कीमत 60 रुपए है।
या जी तो मैं तो सीधा कहना चाहता हूँ, मैंने कहा भी और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ना नीयत अच्छी, ना नीति अच्छी, ऊपर से मन भी मैला। जी ना नीयत अच्छी, ना नीति अच्छी, ऊपर से मन भी मैला। 60 रुपए के अन्न को देने के लिए 40 रुपए का 60 अन्न देने के लिए 60 रुपए का मोदी जी का फोटो छपा हुआ थैला। वाह रे छैला, वाह रे छैला। क्या बात, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्या आप कहना चाहेंगे मौजूदा जो सरकार है वो वास्तव में कुछ ऐसा बदलाव करेगी, या जो धर्म की राजनीति पर ही चुनाव लड़ेगी, या कोई विकास का मुद्दा उठाएगी? इस सरकार को मैं बोलूं क्या, मैं तो यही बड़ा पीड़ा होती है, क्योंकि किसी भी देश की सरकार उस देश की सरकार होती है। तो भारत की सरकार तो तभी मुझे भी गर्व हो कि उसको लोग भारत सरकार कहें जी, लेकिन उसके खुद के प्रधानमंत्री उसको मोदी सरकार बोलते हैं। मोदी सरकार। अब बताइए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? किसी व्यक्ति की सरकार किसी देश में चले, उस देश की सरकार जब चलेगी, भारत सरकार जब इस देश में आएगी, तभी भारत का विकास हो सकता है। और भारत सरकार सिर्फ कांग्रेस लेकर आएगी। बीजेपी लगातार लोगों का आरोप है कि धर्म की राजनीति कर रही है, तो क्या 2022 में भी धर्म का कोई ऐसा फंडा लेकर आएंगे लोग? वो क्या लेकर आएंगे ये तो वो जाने, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, आज देश का बच्चा बच्चा जागरूक है जी। और वो हर चीज़ को समझ सकता है। और ये गांधी का देश है, जहाँ पर सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। हम एक पिता परमात्मा की संतानें हैं, हमको कोई लड़ा नहीं सकता। अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारे देश की जनता से हमारा इतना ही कहना है कि अपने मान सम्मान और अधिकारों की लड़ाई के लिए आपको भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि अधिकार कभी मांगने से नहीं छीनना पड़ते हैं। और अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए, अपने अधिकारों को मांगने के लिए आप सब लोग सड़कों पर निकल कर आइए और अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। जो आपकी शिक्षा का अधिकार है उसको दिलाने के लिए आप सड़कों पर आइए। आज तेरे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ दारू के ठेके तो खुल सकते हैं जिस पर कोई कोरोना नहीं हो सकता, चुनाव की सभाएं तो हो सकती हैं जिस पर कोई कोरोना नहीं हो सकता, लेकिन हमारे देश के विद्यालय आज बंद करा के रखे गए हैं, उन पर कोरोना का कहर है। तो ये कैसी नीयत है, कैसी नीति है, जिसका हम लोगों को समझना चाहिए। क्योंकि देश का जब तक कि बच्चा पढ़े लिखेगा नहीं, तब तक वो आगे कैसे बढ़ेगा? और जिसकी बुनियाद आज कमज़ोर हो जाएगी। आज 2 साल से बच्चों को स्कूल नहीं जाने को मिल रहा है, और उसके लिए अगर नहीं मिल रहा तो उसके लिए कोई मैनेजमेंट होना चाहिए था जिससे उसकी बुनियाद ना खराब होती। आज 2 साल के अंदर 130 करोड़ की आबादी का हमारा देश है, उसमें सबसे ज़्यादा आबादी युवाओं की है। आज अगर उनकी शिक्षा अभी प्रभावित हो गई, आज अगर उनकी बुनियाद ख़त्म हो गई, तो ये दुष्परिणाम आने वाले सैकड़ों साल तक देखने को मिलेंगे। बहुत ही सही व्यक्त किया है, क्योंकि जो स्कूल लगातार 2 साल से बंद हैं, बच्चों की शिक्षा का इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, और वास्तव में जो शिक्षा व्यवस्था है वो ढीली हो चुकी है। अच्छा, अगर आप चुनाव जीतते हैं इस बार ददरौल विधानसभा से, शाहजहांपुर से, तो क्या आपने एक सोच रखा होगा, क्या आप लगता है क्या कुछ कर सकते हैं इस क्षेत्र के लिए? मैं देश की जनता का आभार व्यक्त करूंगा, और स्पेशली ददरौल विधानसभा का मैं एक एक नागरिक का आभार व्यक्त करूंगा। और मैं क्या कर सकता हूं, मैं सिर्फ इतना काम सबसे पहले करूंगा कि देश के बूढ़े से लेकर बच्चे तक को जागरूक कर दूंगा। और जब वो जागरूक हो जाएगा तो कोई उसका अधिकार नहीं काट सकता, फिर वो अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है और अपना हक हर इंसान से वसूल सकता है। तो मैं उसको इस लायक बना दूंगा कि वो खुद अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। तो जैसा कि ये थे हमारे साथ ददरौल विधानसभा प्रभारी कांग्रेस से तनवीर सफदर। देखते रहिए आप हमारा चैनल द न्यूज़ अड्डा 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।